नमस्कार। आज हम सियासी दांवपेच और चुनावी शोर से हटकर गवर्नेंस यानी शासन की असल बनावट और उसकी जमीनी हकीकत पर बात करेंगे। हमारा फोकस है सेंट्रल शाल्टिंग विधानसभा क्षेत्र, और ये विश्लेषण किसी चेहरे या पार्टी का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जो जनता की उम्मीदों और चुनावी नतीजों के बीच की खाई को या तो भरता है या फिर और गहरा कर देता है। तो चलिए इस केस स्टडी की एक एक परत खोलते हैं। तो देखिए, हम इस पूरे विश्लेषण को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले शाल्टिंग की जमीनी सच्चाई क्या है उसे जानेंगे, फिर जो जनादेश मिला उसके आंकड़ों का मतलब क्या है, इसके बाद आवाम और निज़ाम के बीच जो दूरी है उसके कारणों को समझेंगे, फिर थोड़ा इतिहास देखेंगे, उसके बाद शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में विश्वास बहाली के रास्ते पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शाल्टिंग की जमीनी हकीकत। देखिए, कोई भी रणनीति या विश्लेषण करने से पहले उस जमीन की नब्ज को पकड़ना सबसे जरूरी होता है, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं और उसकी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये है जम्मू और कश्मीर के सेंट्रल शाल्टिंग विधानसभा क्षेत्र का। ये एक नया क्षेत्र है, मतलब इसका सीमांकन हाल ही में हुआ है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ के पुराने सियासी समीकरण पूरी तरह से रीसेट हो चुके हैं, और ये चीज नई चुनौतियों के साथ साथ नए मौके भी पैदा करती है। तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? उनकी रोज की जिंदगी की 5 सबसे बड़ी मुश्किलें। पहला, अधूरा लावेपुरा ट्रॉमा अस्पताल जो बस एक वादा बनकर रह गया। दूसरा, खस्ता हाल सड़कें जहां हर सफर एक जोखिम है। तीसरा, निकासी का कोई सही इंतजाम नहीं जो हर बारिश में जिंदगी को थाम देता है। चौथा, जगह जगह कचरे के ढेर, और इन सबके ऊपर महंगाई और नौजवानों की बेरोजगारी का बोझ। तो आप सोचिए, जब बुनियाद ही इतनी कमजोर हो तो व्यवस्था से भरोसा टूटना तो लाजमी है। तो ये थी जमीनी हकीकत। अब जरा उन आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं जो इस चुनावी चुनौती की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि सियासत में जज्बात जितने मायने रखते हैं उतने ही आंकड़े भी, और दोनों मिलकर ही पूरी कहानी कहते हैं। 2024 के हिसाब से सेंट्रल शाल्टिंग में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 1,07,770। ये संख्या हमें इस निर्वाचन क्षेत्र के स्केल, इसके आकार का अंदाजा देती है। लेकिन अब ये आंकड़ा देखिए, ये शायद सबसे अहम है। 2024 के चुनाव में वोटिंग हुई सिर्फ 31.45%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राजनीतिक उदासीनता और सिस्टम से मोहभंग का सबसे बड़ा सबूत है। जब 2/3 से ज्यादा लोग वोट डालने ही नहीं आ रहे, तो ये लोकतंत्र की सेहत पर एक बहुत गहरा और गंभीर सवाल है। और जो उम्मीदवार जीते, उनकी जीत का अंतर था 14,395 वोट। इतनी कम वोटिंग के बावजूद ये एक बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी नए दावेदार के लिए इस फासले को पाटना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति चाहिए। 2024 के नतीजों पर एक नजर डालें तो जीतने वाले उम्मीदवार को 55% से भी ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर एक निर्दलीय प्रत्याशी रहे। और एक और बात गौर करने वाली है कि बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का यहां कोई उम्मीदवार ही नहीं था। ये साफ इशारा करता है कि यहां की सियासत पर अब भी स्थानीय चेहरे और क्षेत्रीय समीकरण ही हावी हैं। तो अब हम विश्लेषण के तीसरे हिस्से में आते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनता और निजाम के बीच ये जो फासला है, ये आखिर बना क्यों? ये जो जनादेश है, ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसकी चीरफाड़ करते हैं। ये चार्ट उसी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, करीब 69% वोटर, मतलब 10 में से 7 वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। ये सिर्फ उदासीनता नहीं है, ये एक तरह का खामोश विरोध है। ये दिखाता है कि शायद लोगों को यकीन ही नहीं है कि उनके एक वोट से कुछ बदलेगा, या कोई भी उम्मीदवार उनकी असल समस्याओं को हल करने की नीयत या काबिलियत रखता भी है। यहां असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ कोई राष्ट्रीय पार्टी है जो दिल्ली से विकास का एजेंडा और पूरा समर्थन लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ वहां का वोटर उन्हें एक बाहरी ताकत की तरह देखता है। एक ऐसी ताकत जो न उनकी जुबान समझती है, न उनकी पहचान, और न ही उनकी जमीनी तकलीफें। ये अंदर और बाहर का फासला ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। असल में जब हम टूटी सड़क या अधूरे अस्पताल की हर शिकायत को देखते हैं, तो वो सिर्फ सुविधा की कमी का मामला नहीं है। ये सीधे सीधे इंसान के सम्मान से जुड़ा सवाल है। हमारा संविधान हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का हक देता है, और उस सम्मान की पहली सीढ़ी ये है कि सरकार अपने सबसे बुनियादी वादे पूरे करे। जब ऐसा नहीं होता, तो ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं बल्कि नागरिक के सम्मान का हनन है।
चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इतिहास देखते हैं, क्योंकि आज को समझने के लिए कल को जानना जरूरी होता है। और सेंट्रल शाल्टिंग का इतिहास हमें बताता है कि यहाँ की सियासी वफादारियां कभी एक जगह टिकी नहीं रहीं। जरा इस टेबल को देखिए। 2002 में पीडीपी जीती, 2008 में जेकेएनसी, 2014 में फिर से पीडीपी और 2024 में एनसी के समर्थन से आईएनसी। पैटर्न बिल्कुल साफ है, सत्ता लगातार क्षेत्रीय पार्टियों के बीच बदलती रही है, किसी एक पार्टी का दबदबा कभी नहीं रहा। यह दिखाता है कि यहां का वोटर किसी विचारधारा से नहीं बंधा है, वो समाधान की तलाश में है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, शासन का एक ब्लूप्रिंट। यह सिर्फ चुनाव जीतने की कोई तरकीब नहीं है, बल्कि भरोसे को फिर से बनाने का एक व्यवस्थित, एक इंजीनियरिंग जैसा नजरिया है। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी, मतलब हाइपर लोकल टारगेटिंग, हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचना। दूसरा, संगठनात्मक, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का एक मजबूत ढांचा खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव, विकास पर केंद्रित एक साफ और सीधा संदेश देना। और चौथा, संसाधन, सही जगह पर सही समय पर केंद्रित निवेश करना। ये एक मुकम्मल नजरिया है। और इस रणनीति को लागू करने के लिए एक 90 दिन का प्लान है। पहले 30 दिन सिर्फ जमीनी तैयारी और डेटा इकट्ठा करने पर, अगले 30 दिन सही संदेश बनाने और लोगों तक पहुंचने पर, उसके बाद घर घर जाकर संपर्क और शिकायतों का मौके पर निवारण, और आखिर के 15 दिन पूरी ताकत से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना और वोटर्स को बूथ तक लेकर आना। यह एक अनुशासित प्रक्रिया है। लेकिन इस रणनीति को जमीन पर उतारेगा कौन? उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? सबसे पहले उसकी जड़ें उसी मिट्टी में गहरी हों। दूसरा, विकास को लेकर उसका काम पहले से दिखता हो। तीसरा, कश्मीरी और उर्दू जुबान पर उसकी अच्छी पकड़ हो। और सबसे जरूरी, उसमें जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने का हुनर हो। ऐसा ही कोई शख्स एक राष्ट्रीय पार्टी और स्थानीय जनता के बीच भरोसे का पुल बन सकता है। आज के दौर में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन इसे बहुत सम्मान और जिम्मेदारी के साथ करना होगा। भारत के निजता के कानूनों के तहत किसी से भी संपर्क करने के लिए उनकी सहमति सर्वोपरि है, सबसे जरूरी है। डेटा का इस्तेमाल सिर्फ वोट साधने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों को गहराई से समझने के लिए होना चाहिए। यही स्थायी विश्वास की बुनियाद है। तकनीक लोगों को जोड़ने के लिए है, उन्हें सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनाने के लिए नहीं। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, विश्वास का रास्ता। और ये रास्ता सिर्फ एक चुनाव तक नहीं जाता, ये चुनाव से कहीं आगे की बात है। ये शासन के जरिए, लगातार काम के जरिए लोगों का भरोसा वापस जीतने की एक लंबी और सच्ची कोशिश है। इस अभियान का मुख्य संदेश कुछ ऐसा होना चाहिए जो सीधा लोगों के दिल को छुए। शाल्टैंक का अधूरा सपना पूरा करेंगे। ये नारा सीधे तौर पर लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा, यानी अधूरे वादों और पीछे छूट जाने के एहसास को संबोधित करता है। ये एक टूटी हुई उम्मीद को फिर से जगाने की एक कोशिश है। तो आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या गवर्नेंस पर एक व्यवस्थित, डेटा पर आधारित और ईमानदार फोकस वाकई में लोगों की गहरी राजनीतिक उदासीनता को तोड़कर उनके विश्वास को फिर से बना सकता है? शायद इस सवाल के जवाब में ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य छिपा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से gmr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।